सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में बिंबिसार पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग उससे पहले क्लास लिए थे ओरिजिन ऑफ मगध, मगध का कैसे उदय हुआ। उस वीडियो को भी आप देख लेना अगर नहीं देखे होंगे तो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 वंश हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग एंड नंद, है ना। तो हरियंग डायनेस्टी हम लोग स्टार्ट किए, हरियंग वंश पढ़ना स्टार्ट किए। हरियंग वंश में जो पहले राजा थे, जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, बिंबिसार, उनको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि बिंबिसार का एक होनहार नालायक बेटा था, उसका नाम था अजातशत्रु। होनहार नालायक मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में क्या था, क्योंकि होनहार था लेकिन था वो नालायक, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त किया था। तो अजातशत्रु आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे जुड़ा हुआ जितना फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु का टाइम पीरियड 492 BCE से 460 BC। ये टाइम पीरियड आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बोला था एंशिएंट में ऐसे टाइम पीरियड से सवाल आता नहीं है, ठीक है। तो देखो, अजातशत्रु जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें आप पहला चीज़ समझना, एक तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि अपने पिता की हत्या किया था। तो नालायक तो था लेकिन होनहार व्यक्ति था, कूटनीतिक व्यक्ति था। उस ज़माने में इस टाइप का राजा का ज़रूरत था। मगध को और विस्तार करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अजातशत्रु सबसे परफेक्ट पर्सन लग रहा था उस ज़माने के हिसाब से। अब इसके जीवन के बारे में, इसका राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज़ तो आप ये जानना, इसका भी एक निकनेम मिलता है। जैसे बिंबिसार का निकनेम आपने सुना, उपनाम श्रेणिक था, वैसे इसका उपनाम जो था वो था कुणिक। याद रखिएगा, इसका जो उपनाम था वो था कुणिक। तो ये आपको याद रखना है कि कुणिक इसका उपनाम था। ये अक्सर पूछता है एग्जाम में कि अजातशत्रु का उपनाम या इसका निकनेम क्या था, तो बताना कुणिक। याद है, क्लियर। दूसरा चीज़ है कि अजातशत्रु जो है इसको पितृहंता भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पितृहंता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता को मारा था, तो पिता को मारकर ये राजा बना था। तो पितृहंता भी इसको कहा जाता है। इसलिए कभी एग्जाम में पूछे कि पितृहंता किसे कहा जाता है तो आप बता देना अजातशत्रु को कहा जाता है। क्लियर है आज? अब देखो होता क्या है, कौशल से इसका लड़ाई हो जाता है। कौशल के शासक थे उस समय प्रसेनजित, और प्रसेनजित इसका क्या लगेगा आप बताओ? मामा लगेगा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो बिंबिसार की पत्नियां है ना, वाइफ्स ऑफ बिंबिसार, है ना। तो कौशल के राजा जो थे वो इसके मामा। अभी मामा पे ये अटैक कर दिया। अब मामा बोला कि तुम, है ना, नानी घर आता था, गर्मी छुट्टी यहीं में मनाता था, बचपन से आम खाया है। अब हम तुम्हारे मामा हैं, हम तुम्हारे पिता का क्या है, रिलेशन में है, तो हमारे पे अटैक कर रहा है। तो ये बोला कि हम अपने बाप को तो छोड़े ही नहीं, तुम तो मामा है, तो मामा को कहाँ से छोड़ेंगे। तो आप समझना, अजातशत्रु अपने ही, है ना, मामा पे अटैक कर दिया। तो बोला कि हम बाप को छोड़े नहीं, तुम, है ना, तुम तो मामा है, और ऐसे भी तुम मेरा रिश्तेदार नहीं है, तुम मेरे पिता का रिश्तेदार था। अजातशत्रु ने बोला प्रसेनजित को कि तुम मेरा रिश्तेदार नहीं है, तुम मेरे पिता का रिश्तेदार है। तो बोले कैसे, तुम्हारा रिश्तेदार क्यों नहीं? बोले मेरे से रिलेशन तुम थोड़ी जोड़ा है, तो तुम अपनी बहन का शादी, है ना, महाकोशला का शादी करवाया था अपने, है ना, बिंबिसार से, तो वो तुम्हारा रिलेशन में हो गया, मेरा थोड़ी तो रिलेशन जुड़ा है तुम्हारे साथ। तो बोले तब क्या करें? बोला कि अपनी बेटी का शादी मेरे से कराओ। तब हम लोग क्या हुए, संबंधी हुए। अब बताओ, अब रिलेशन आप जोड़ते रहना, ब्लड रिलेशन आप पढ़ते होंगे रीजनिंग में, है ना। तो समझ पा रहे? तो प्रसेनजित की बहन से बिंबिसार ने शादी किया था, और प्रसेनजित के बेटी से, प्रसेनजित की बेटी से अजातशत्रु शादी किया। उनका नाम था वाजिरा। तो याद रखिएगा, तो इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था क्या, वाजिरा। तो वाजिरा नाम याद रखिएगा, इसकी वाइफ का नाम था कौन, ये प्रसेनजित की पुत्री थी। तो यहाँ पे प्रसेनजित पर जब ये अटैक करता है तब प्रसेनजित ऐसे वो हार जाता है। दोनों के बीच में समझौता होता है, और समझौता में ये क्या मांगता है कि हमको वाजिरा से तुम क्या कर दो, विवाह करवा दो, फिर हम लोग संबंधी हुए, फिर तुमको खतरा टल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो वाजिरा जो है, वाजिरा से इसने क्या कर दिया, विवाह कर लिया। अब कौशल इसके क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। अब यहाँ पे कौशल को खतरा कम हो गया। तो खैर, तो एक तो ये याद रखना, अजातशत्रु ने काशी को भी जीता। इसके पिता को काशी मिला था,
इसके पिता को काशी मिला था दहेज के रूप में, मैंने आपको बताया था। और जब दहेज के रूप में मिला था तो इसने क्या किया, उस पे उसका हत्या कर दिया, अपने पिता का हत्या कर दिया। और पिता का हत्या जब किया तो कौशल लोग जो था वो फिर से काशी वापस ले लिया। फिर से अजातशत्रु जीता और काशी को कब्जा करता। तो फाइनली काशी मगध में क्या हो जाता, मर्ज हो जाता। तो इसके टाइम में काशी को भी क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ से बहुत सवाल आता है अजातशत्रु में, वो ये है कि अजातशत्रु ने 2 युद्ध यंत्र का प्रयोग किया था। और 2 युद्ध यंत्र क्या था समझ लेना। एक का नाम था महाशिला कंटक, एक युद्ध यंत्र था महाशिला कंटक और एक था रथमूसल। आप देखना ये 2 जो युद्ध यंत्र था, ये क्या था। महाशिला कंटक, आपने गुलेल खेला होगा बचपन में, गुलेल से मारे होंगे आप, गुलेल से मारा जाता है। या फिर एंग्री बर्ड एक गेम आता है वो खेल होंगे, या फिर एक मूवी है बाहुबली, उसमें आपने देखा होगा। उसमें क्या होता था कि रथ पे ये एक कंटक रखता था, और शिला का मतलब क्या हो गया, पत्थर, है ना। तो महाशिला मतलब बड़ा बड़ा पत्थर ये रखता था। और ये क्या करता था, ये जो कंटक होता था वो इस तरह करके पत्थर को पीछे करता था और सामने वाला दुश्मन की तरफ क्या करता था, फेंकता था। मतलब वो ये जो यंत्र था ये पत्थर फेंकने का काम करता था, महाशिला कंटक। आप समझ लेना कि कोई इतना विशाल विशाल पत्थर फेंक रहा है युद्ध में, अब सामने वाला के पास वो यंत्र ही नहीं है, वो क्या करेगा, वो गिट्टी उट्टी फेंकेगा। समझ में आ रहा है ना। और ये महाशिला कंटक से क्या करता था, बड़ा बड़ा पत्थर फेंकता था। मार्केट में भी हल्ला हो गया था कि अजातशत्रु को कोई देवी शक्ति प्राप्त हो गया, क्योंकि ये युद्ध में क्या करता है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर फेंक देता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा पत्थर इतना दूर कैसे फेंक पाएगा। तो लोग डर के बारे में से लड़ाई नहीं करते थे। तो एक तो महाशिला कंटक, दूसरा रथमूसल भी बड़ा खतरनाक यंत्र था। ये रथ पर क्या हुआ था, ब्लेड से बंधा हुआ था। रथ जो होता था उसमें चारों साइड क्या होता था, ब्लेड से बंधा होता था। और जब रथ दौड़ता था तो वो भी गोल गोल ऐसे घूमता था, और जो दुश्मन सामने आता था उसका सर काटते काटते, है ना, या उसका शरीर का अंग काटते काटते निकल जाता था। तो ये भी बड़ा खतरनाक यंत्र था। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट इसके पास क्या था, यंत्र था। इसका प्रयोग ये कहाँ किया था, तो इसका भी प्रयोग ये अपने नानी घर में ही किया था। तो ये पहली बार इस यंत्र का प्रयोग वैशाली से लड़ने में किया था, और वैशाली की राजधानी लिच्छवी। तो याद रखिएगा, लिच्छवी वैशाली जो था वो बहुत सारे एक कह सकते गणराज्य का वो एक पार्ट था। आपने महाजनपद में वज्जी संघ सुना होगा। वज्जी क्या था, वो संघ था, उसमें बहुत सारे गणराज्य रहते थे, बहुत सारे गणराज्य थे, वो मिलकर एक संघ बनाए थे कि अगर कोई हम एक भी गणराज्य पे अटैक करेगा तो सभी गणराज्य पे माना जाएगा, और अगर कोई भी डिसीजन लेता था तो सारे लोग मिलकर लेते थे। वज्जी संघ, तो आप समझना संघ को हराना आसान नहीं था। वज्जी संघ था वो, मतलब बहुत ज़्यादा, वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ गणराज्य, है ना। तो आप समझना उस ग्रुप ऑफ गणराज्य में तो वैशाली पे इसने अटैक किया, एक तरह से समझो वज्जी संघ पे अटैक किया। और वज्जी संघ पर जब अटैक किया तो उस युद्ध में इसने इस 2 यंत्र का प्रयोग किया था, क्योंकि उसको हराना आसान नहीं था। वो भी उसका नानी घर लिच्छवी वैशाली, आपने पढ़ा था बिंबिसार की वाइफ थी चेलना, है ना, वहीं से थी। तो आप एक चीज़ समझना, अजातशत्रु जो है अब यहाँ पे चूंकि उसको हराना इतना आसान नहीं था, उसके लिए ये षड्यंत्र रचा। देखो, ज़रूरी नहीं कि आप ताकत से और हथियार से हमेशा लड़ाई जीतते हैं, बुद्धि और विवेक से भी आप लड़ाई जीत सकते हैं। अजातशत्रु ने इसका एग्जाम्पल दिया। देखो, अजातशत्रु का एक मित्र था, बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति, बहुत दिमाग वाला व्यक्ति, मतलब बहुत चतुर व्यक्ति था। चाचा चौधरी से भी उससे ज़्यादा दिमाग उसका चलता था। आपने चाचा चौधरी का कॉमिक्स पढ़ा होगा अगर, है ना, उसमें बोला जाता है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलता था। तो कंप्यूटर से तेज़ हो गया चाचा चौधरी, और इसका जो मित्र था वो चाचा चौधरी से भी ज़्यादा तेज़, मतलब दिमाग का बहुत तेज़ व्यक्ति था। उसको पता था किस जगह पे कैसे बोलना है, कैसे रहना। तो उस व्यक्ति का नाम था, ये नाम याद रखिएगा, उसका नाम था वस्कार। ये नाम याद रखिएगा, वस्कार जो था, ये आप ऐसे बोल सकते हैं, इसका गुप्तचर बोलिए, आप इसका मित्र बोलिए, कूटनीतिक मित्र बोलिए, इसको कहाँ पे किस तरह से रोल निभाना इसको बहुत अच्छे से पता था। अजातशत्रु को लगा कि अगर हमको वैशाली को जीतना है तो हमको वस्कार का मदद लेना पड़ेगा, और यही
अपना कूटनीति से, अपना दिमाग से हमको बता सकता है, रणनीति दे सकता है कि कैसे हम वहां पे जीतेंगे। तो वस्कार को इसने क्या किया, भेजा कहाँ पे, लिच्छवी में, मतलब वैशाली में। और वस्कार वहां पे क्या किया, वस्कार उन लोगों का भरोसा जीता और उन लोगों को यह भरोसा दिलाया कि हम अजातशत्रु से क्या हुए हैं, अलग हो चुके हैं, अजातशत्रु से हमको कोई लेना देना नहीं। अजातशत्रु का कुछ निगेटिव पॉइंट था वो भी उन लोग को बताया, ताकि उन लोगों को भरोसा हो जाए कि ये अब हम लोग में शामिल हो गया। तो लोगों को भरोसा हो गया और वो उसमें शामिल हो गया और ये अंदर का बात बाहर निकालना शुरू किया, आपस में उन लोगों को लड़ाना शुरू किया, बहुत सारा चीज़ ये करना शुरू किया, लोगों का चापलूसी करना शुरू किया, चापलूसी करते करते उन लोगों को फिर हराना शुरू किया। तो ऐसे करते करते क्या किया, वस्कार जो था ये कैसे भी बहुत मेहनत लगा, 16 ईयर लगा था, याद है कि 16 साल में फिर ये लिच्छवी को क्या हुआ, जीता। तो वैशाली को हराया और उस युद्ध में महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग किया। ये दो यंत्र आप याद रखिएगा। तो एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि महाशिलाकंटक का प्रयोग किसने किया था, तो अजातशत्रु, या फिर रथमूसल का प्रयोग किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक दो पॉइंट और जानिए अजातशत्रु के बारे में। एक तो ये कि इसने इसी के टाइम में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आपने पढ़ा है 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इसका देखो, इसका टाइम पीरियड आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु अगर पूछेगा कि किस मगध के शासक के टाइम में हुई थी, तो आप बता देना अजातशत्रु के टाइम में, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महात्मा बुद्ध का जो अवशेष था, अस्थि जो था उनका, उनके अस्थि को रखकर स्तूप बनाया गया था। बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पर स्तूप बनाया गया था, 8 अलग अलग जगह पे स्तूप बनाया गया था। इसने क्या किया, अजातशत्रु ने क्या किया, महात्मा बुद्ध का अस्थि से अस्थि रखकर स्तूप बनाया था, कहा, राजगृह में। तो याद रखिएगा, इसने स्तूप का निर्माण करवाया था, कहाँ पे, राजगृह में। तो अगर आपसे पूछेगा राजगृह का स्तूप जो है, जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो अजातशत्रु ने। स्तूप क्या होता है, ये आर्ट एंड कल्चर का कभी मैं क्लास लूंगा तो बता दूंगा, अभी मैं शॉर्ट में ये बता दूं। एक हाफ सर्कल टाइप का ऐसे करके स्तूप होता है, इस टाइप से आपने देखा होगा, है ना। और इसमें क्या होता है कि ये बहुत पवित्र जगह माना जाता है, बुद्धिज्म लोग इसको मानते हैं। और यहाँ पे ये जो स्तूप होता है, बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे क्या होता है, इस बाउंड्री को टच करके प्रदक्षिणा पथ करते, वहाँ पे गोल गोल घूमते और अपना विश को क्या करते, मांगते। तो जिसको जो विश चाहिए होता है वो मांगते। कोई बोलते भगवान हमको IAS बना दो, कोई बोलता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, दूसरी दिलवाओ। तो इस तरह जो भी अपना विश मांगते होंगे, तो आप समझना, तो ये विश मांगते हैं यहाँ पे और बोला जाता है कि विश क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ये मान्यता है ऐसा। तो स्तूप बहुत पवित्र जगह है, इसका भी एक एक पार्ट से क्वेश्चन आता है, खास करके UPSC के एग्जाम में। तो कभी मैं स्तूप पे ही एक अलग से क्लास ले लूंगा, इसका एक एक टाइप्स को मैं आपको बताऊंगा, किसको क्या बोला जाता है, किसका क्या रोल है। तो खैर चलो, अभी आप याद रखिएगा, स्तूपा जो है वो राजगृह में किसने बनवाया था, अजातशत्रु बनाया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम में हुआ था। आपको मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल का अलग से क्लास भी पढ़ाया है, जो नहीं पढ़े होंगे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। तो बुद्धिस्ट काउंसिल में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा, ये भी अब पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, राजगृह में। राजगृह में कहाँ हुआ था, अगर ये पूछेगा तो आप याद रखना, सप्तपर्णी गुफा। तो सप्तपर्णी केव, याद रखना, सप्तपर्णी केव कहाँ, राजगृह। तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, है ना, याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में क्या हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। क्लियर है चीज़, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। और कहाँ पे हो रहा, राजगृह में हो रहा, किस गुफा में हो रहा, तो सप्तपर्णी गुफा में हो रहा। तो ये क्लियर है। इसके टाइम में राजधानी जो है वो राजगृह ही है, याद रखिएगा। बिंबिसार के टाइम में जो राजधानी था वही सेम राजधानी इसके टाइम में राजगृह है। क्लियर है चीज़। अब देखो, अजातशत्रु का भी एक होनहार नालायक बेटा था, उसका नाम था उदयन। और उदयन ने भी क्या किया, वो भी बोला कि पिताजी आप कब जाइएगा, हमको भी तो शासन करना है। तो बोला कि बेटा तुम क्यों चाह रहा है कि हम जाए, बोला आप भी तो वही चाहते थे, क्या अभी तो दादाजी को ही भेजना चाहते थे कि जल्दी तुम मरो तब हम शासन करें, आप ही से ये चीज़ हम सीखे, है ना। तो जैसा को तैसा देखो मिल गया। अजातशत्रु बोले नहीं अभी रहने दो कुछ दिन, है ना। बोले नहीं अब बहुत हो गया वक्त, है ना, अब पता चला तुम शासन करते रहो और हम ही गुजर नहीं जाए, है ना। कुछ कुछ जगह पे मिलता है कि ये 32 साल शासन किया,
कुछ पुरानों में मिलता है कि 28 साल शासन किया, मतलब अच्छा खासा शासन किया। लास्ट में ये बोला कि नहीं, ये जाने का नाम नहीं ले रहा था, उदयन से बर्दाश्त नहीं हुआ, उदयन इसको क्या कर दिया, मार दिया। तो उदयन जो है उसको बोलते हैं द्वितीय पितृहंता। तो कभी एग्जाम में इस तरह भी पूछ दे कि द्वितीय पितृहंता कौन है, तब आप अजातशत्रु को टिक मत करना, क्योंकि पितृहंता सोच के लोग अजातशत्रु को टिक कर देते हैं। वो क्या हो जाएगा, द्वितीय पितृहंता हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है, उदयन का। तो छोटा सा पार्ट है वो, उसको भी देख लीजिए आप। उदयन, इसका टाइम पीरियड जो है वो 460 से 444, ठीक है। ये बीसी में, ये मैं लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाते लोग। 444 बीसी, ठीक है। उदयन में आपको कुछ 2-3 पॉइंट याद रखना। एक तो मैंने आपको बताया कि इसके पिता कौन, अजातशत्रु, उसको ये मारकर गद्दी प्राप्त किया था। दूसरा चीज़ कि ये हरियंग डायनेस्टी के जो क्वालिफाइड रूलर में अंतिम राजा था। क्वालिफाइड रूलर में, अंतिम राजा नहीं था हरियंग का, लेकिन क्वालिफाइड रूलर में, क्योंकि इसके बाद बेवकूफ़ों का कतार लग जाएगा। जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ रहेगा वही राजा बनेगा। दूसरा आया, बोले कि हम तुमसे बड़ा बेवकूफ़ है, बोले ठीक है तुम ही आ जाओ, तो वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उदयन जो है इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो ये द्वितीय पितृहंता कहलाता है, क्योंकि एक तो पितृहंता अजातशत्रु को बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं क्योंकि अजातशत्रु को मारा था। दूसरा चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है इसमें कि इसने पाटलिपुत्रा नगर को बसाया था। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखना, पाटलिपुत्रा है ना, पाटलिपुत्र नगर को इसने ही बसाया था। और इसने अपना कैपिटल राजगिरी से चेंज करके कहा पाटलिपुत्रा ले गया। तो आप याद रखिएगा, तो ही एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्रा, तो ही एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्रा सिटी, है ना। तो याद रखना। अच्छा, पाटलिपुत्रा सिटी जो है ये किस नदी पर, किस संगम पर बना है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है। तो याद रखना, गंगा एंड सोन नदी, है ना। तो गंगा और सोन रिवर के संगम पर, उसी के, है ना, संगम पर ये नगर को बसाया गया पाटलिपुत्रा। क्लियर है ना। एक तो फैक्ट ये याद रखना। दूसरा चीज़, इससे राजधानी को चेंज किया और इसका जो कैपिटल हो गया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल हो गया कहा, पाटलिपुत्रा। अभी तक कैपिटल कहाँ होता था, राजगिरी, अब जो कैपिटल हो गया पाटलिपुत्र। इसलिए एग्जाम में पूछता है कि पाटलिपुत्रा पहली बार मगध का कैपिटल किसके टाइम में बना, तो उदयन के टाइम में ये चीज़ बना था। क्लियर है चीज़, है ना। तो ये 2 पॉइंट इसमें आप याद रखना, पाटलिपुत्रा नगर को बसाया था और कैपिटल इसका क्या था, पाटलिपुत्रा। बस उदयन में और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेवकूफ़ों का कतार लगना शुरू हो गया। और इस वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम याद रखना। तो हरियंग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है, इसका नाम है नागदशक। लास्ट रूलर जो है इसका नाम है नागदशक। और नागदशक जो था ये अंतिम शासक हुआ इसका। एक व्यक्ति था, उसका नाम है शिशुनाग। और शिशुनाग इस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। और शिशुनाग जब इस पर अटैक कर देता है तो नागदशक बोला कि मैं नाग हूँ। तो शिशुनाग बोला कि तुम नाग है तो हम शिशुनाग है। तो शिशुनाग ने नाग को क्या किया, डस लिया और इसको हटाकर अपनी गद्दी पे बैठ जाता है। और यहाँ पे हरियंग डायनेस्टी समाप्त हो जाता है। एक नया वंश का शुरुआत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिशुनाग वंश। तो ये था हरियंग डायनेस्टी, जिसमें हम लोग मुख्य 3 राजा को पढ़े और अंतिम राजा नागदशक, आप याद रखना इसको कौन मारा था, शिशुनाग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।